तूफान के बीच रात में जोर से बिजलियां कड़क रही थी। तभी बचते बचाते साधारण सा दिखने वाला एक जोड़ा रात के अंधेरे में रैन बसेरा ढूंढ रहा था। औरत पेट से गर्भवती थी और दहाड़े मारकर चीख रही थी, अरे मर जाऊंगी रे इस दर्द के मारे, कोई इसे मेरे अंदर से बाहर निकालो। और वो दोनों आसरा ढूंढते ढूंढते एक घने पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं और उस तेज बारिश में ही औरत के बच्चा होने लगता है। ओ मेरी माँ! कुछ देर बाद महावीर वहाँ से झूला लटकाए हुए तूफान में ही घर को निकल रहा था। तूफान शांत होता तो कुछ बात बनती, आज का दिन तो यूं ही बर्बाद हो गया। और महावीर अपने झोले में हाथ डालकर इधर उधर देखता है, पर तभी वो सहम जाता है। नहीं, अगर अभी मैंने उसे बाहर निकाला तो मुसीबत हो जाएगी। और महावीर तूफान से बचने के लिए वही बड़ा पेड़ देखता है जहाँ अभी कुछ वक्त पहले एक नई जान ने जन्म लिया था। महावीर वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये जगह सही है, यहाँ पर उसे निकालता हूँ, कोई नहीं देखेगा। महावीर जैसे ही झोले में हाथ डालता है, उसे पेड़ के खोल में से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। महावीर खोल में हाथ डालकर बच्ची को बाहर निकालता है। इस भयंकर तूफान में बच्ची इस खोल में कैसे आई? अरे कौन छोड़ गया तुमको यहाँ? बाहर रे जालिम दुनिया, बच्चे जनते ही क्यों हो जब पाल नहीं सकते तो? अरे कोई सुन रहा है या नहीं? महावीर की बातें सुन बच्ची को बहुत रोना आता है और महावीर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। अगर यहाँ छोड़ा तो किसी जंगली जानवर का निवाला बनेगी ये। इससे अच्छा तो घर ले जाता हूँ इसे, फिर मंजरी से पूछता हूँ कि इसे कहाँ छोड़कर आना है। महावीर का घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए वो बच्ची को बचाने के लिए उसे अपने झोले में ही रख देता है और घर को निकलता है। महावीर का ध्यान नहीं था, मगर उस झोले में से कुछ रोशनी सी बार बार बाहर आ रही थी। वो तूफान चीरकर घर पहुंचता है। वहाँ उसकी पत्नी मंजरी उसका इंतजार कर रही थी। आ जाने में इतनी देर हो गई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, लाइए झोला आपका। मंजरी जैसे ही झोला उठाती है, उसे उसमें वजन लगता है। वो झोले में झांक कर देखती है तो वहाँ एक प्यारी नन्ही सी बच्ची थी, जिसकी आंखें मंजरी को टुकुर टुकुर देख रही थी। अरे इतनी प्यारी गुड़िया किसकी है? ए जी, क्या आप ये बच्ची चुरा कर लाए हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, साधारण सा एक सपेरा हूँ। अब इस आफत की पुड़िया को झोले से बाहर निकालो, इसमें मेरा कीमती सामान है, मुझे वो देखने दो। मंजरी बच्ची को बाहर निकालकर उसे सीने से लगाती है कि तभी वो चीख चीख कर रोने लग जाती है। मंजरी उसे बहुत चुप करा रही थी, पर बिन माँ की बेटी कैसे चुप होती? कैसे माँ बाप हैं जी, इस कोमल कली को जंगलों में छोड़ गए? चुप हो जा सोन चिड़िया, अरे चुप हो जा। महावीर तभी झोले में हाथ डालता है और अपना बड़ा सा बीन निकालता है। बीन देखकर वो बच्ची महावीर की ओर टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी महावीर जोर से बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनते ही बच्ची को मजा आने लगता है और वो खुश होती है। ए जी, देखो तो ये कितनी खुश हो रही है, और तेज बजाओ, और तेज। और महावीर और तेज बीन बजाता है। तभी बच्ची महावीर को अपनी बटन जैसी प्यारी आंखों से देखती है और देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग हरा हो जाता है। मंजरी, इसकी आंखें तो देखो, एकदम नैन प्रिया जैसी हैं। ए जी, क्यों ना हम इसका नाम नैना रखें? किसी और की औलाद का नाम हम कैसे रख सकते हैं? किसी और की कहाँ है जी, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, जो कि मेरी सूनी गोद में आकर ये बच्ची आ गिरी। इसे रख लेते हैं ना जी। मंजरी, तुम समझ नहीं रही हो, आजकल सपेरों का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है और तुम इसे पालने की सोच रही हो। सब हो जाएगा जी, और आप तो कह भी रहे थे ना कि कोई बड़ी चीज आपके हाथ लगने वाली है, तो उसकी मदद से हम नैना को पाल लेंगे। हाँ, इसका नाम नैना रखते हैं। महावीर मंजरी की खुशी देखकर उसे मना नहीं कर सका और उस सपेरे और मंजरी ने नैना को पालने का फैसला कर लिया। अब नैना वक्त के साथ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। घुंघराले बाल, पतले होठ, सुंदर भौहें और हरी आंखें नैना को पूरे नगर में सबसे सुंदर बनाते थे। अब महावीर कच्ची बस्तियों के साथ साथ नगर के अंदर भी बीन बजाने जाया करता था और सांप पकड़ता था, मगर नैना भी महावीर के साथ साथ रहती थी। अक्सर लोग महावीर की बीन के लिए कम, नैना को देखने के लिए ज्यादा आते थे, क्योंकि नैना की एक खास बात थी कि वो महावीर की बीन की धुन पर ताल से ताल मिलाकर
गली गली नाचती थी। कभी सड़क पर नागिन की तरह लहराती तो कभी भीड़ में बलखा बलखा कर लोगों की भीड़ को बांधे रखती थी। और सब महावीर को पैसा भी देते थे, जिससे महावीर की अच्छी कट रही थी। दिन बीतते गए और नैना अब 17 बरस की हो गई थी। पहले से अधिक जवान, अधिक सुंदर हो गई थी और लोगों की भीड़ भी पहले से अधिक आने लगी थी। दूर दूर तक नैना के रूप और नाच के चर्चे थे। जैसे ही महावीर की बीन की धुन बजती, सब बड़े बुजुर्ग, औरतें और बच्चे अपने अपने दरवाजे खिड़की पर आकर नैना का नाच का इंतजार करने लगते। अम्मा अम्मा, वो नाचने वाली नागिन कब आएगी? वो कोई नागिन थोड़ी ही है, वो तो इस सपेरे की बेटी है। और इन अजीब बातों के अलावा एक दिन नैना के साथ एक और अजीब घटना हुई। उस दिन महावीर नगर में बीन बजाने नहीं गया था, लेकिन नैना को देखने आए लोगों को अगर नैना नहीं दिखाई देती तो लोग शायद कल से कम आने लगते। इसलिए नैना नगर में बीन ले जाकर खुद बजाने और नाचने का फैसला करती है। पर बेटी, तू अकेले कैसे? माँ, अकेली कहाँ, सपेरे की बेटी हूँ। सपेरे का सबसे बड़ा हथियार ये बीन है ना मेरे पास। इसके होते हुए इस नैना को गलियों में नाचने से कौन रोक सकता है? और नैना बीन लेकर गली गली नाचने लगती है। वो नाच ही रही थी कि तभी उसके सामने चौड़े कंधे और लंबी नाक वाला एक जवान लड़का साहिल आकर खड़ा हो गया था। रुक जाओ लड़की, मेरे इलाके में आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इलाका? ये तुम्हारा इलाका है, पर इलाका तो डॉगीज का होता है ना। साहिल नैना की बात से चिढ़ जाता है और नैना के करीब आकर उसके हाथ से बीन छीनने की कोशिश करता है। ये क्या बदतमीजी है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये बड़े पुजारी का इलाका है, यहाँ ये सपेरा बीन जैसी पाखंड की कोई जगह नहीं है। तो क्या वो बड़े पुजारी तुम्हारे ताऊ लगते हैं जो तुम इतना उछल रहे हो? ताऊ नहीं, बड़े पुजारी मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा छोटा पंडित साहिल। अब कुंडली बना ली हो तो यहाँ से जाओ लड़की। पर नैना का तो ये रोटी कमाने का जरिया था। उसे साहिल के पीछे खड़ी भीड़ नजर आ रही थी जो रोज नैना को पैसे दिया करती थी। नैना साहिल की बात अनसुना कर आगे बढ़ती है। ये देख साहिल और चिढ़ जाता है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है लड़की, अगर तुमको सच में पाखंड करना है तो साबित करो कि तुम सचमुच सपेरे की बेटी हो, कोई पाखंडी नहीं। और साहिल शिव मंदिर में शिवलिंग के पास रखे एक मृत सांप का शरीर लाकर जमीन पर रख देता है और नैना को उस सांप को बीन बजाकर काबू में करने को कहता है। ये सांप तो मृत है, इस मृत सांप के साथ ये पागल लड़की क्या ही कर लेगी। और ये व्रत हार जाएगी तो मेरा काम भी हो जाएगा, और मरे सांप से तो लाठी भी नहीं टूटेगी। भोले भोले बम बम भोले। साहिल मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी नैना खूब तेज बीन बजाती है और झूम झूम कर नाचते हुए लहराने लगती है। नैना का लहराता बलखाता चांदी जैसा बदन साहिल देखता रह जाता है। उसकी हरी आंखों पर साहिल की निगाहें गड़ ही गई थी कि अचानक ही उस सांप के शरीर में हलचल होती है। मरे सांप में फिर से प्राण आता देख साहिल और वहाँ खड़े सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। सब नैना को पहुंची हुई सपेरन मानने लगे थे। बच्चे बूढ़े सब नैना की कला देख तालियां बजा रहे थे। और तभी सांप होश में आता हुआ नैना के हाथों में चला जाता है। नैना उसे अपने चेहरे के करीब लाते हुए जैसे ही बीन को फिर से अपने लबों से लगाती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो बेहोश सी होते हुए जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन तभी साहिल उसे थाम लेता है और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। रात का समय होता है। नैना एकदम से होश में आती है तो खुद को अपने घर में पाती है। मैं यहाँ कैसे पहुंची? नैना कुछ समझ ही रही थी कि उसे उसके कानों में एक आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। नागिना, नागिना, नागिना। नैना इस आवाज को सुन मंत्रमुग्ध होते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चलने लगती है। चलते चलते वो उसी विशाल पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ नैना का जन्म हुआ था। ये मैं यहाँ खुद ब खुद कैसे आ गई? नैना कुछ सोचती कि तभी उसे ऐसा लगता है कि पेड़ के ठीक नीचे एक काली परछाई है जिसका शरीर सामान्य नहीं नजर आ रहा है। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? मैं कोई मदद कर सकती हूँ क्या? मदद? हाँ नागिना। इतना कहकर वो परछाई तेज रोशनी के साथ नाग में बदलकर पेड़ में बने बिल के अंदर समा जाता है। नैना फटी आंखों से ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। नैना कुछ समझने की कोशिश करती कि तभी नैना अपने हाथों को देखती है जिन पर नागिन की परछाई आने लगी थी
और पलक झपकते ही नैना का चेहरा भी नागिन की परछाई से ढक चुका था। आह, मेरा ही शरीर इतना जल क्यों रहा है? और नैना बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। नैना के बेहोश होते ही वो नाग बिल से बाहर आता है और नैना के पास आकर अपने असली रूप में आ जाता है। नैना की आंख खुलती है और वो खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाती है। क्या नैना सचमुच कोई ख्वाब ही देख रही थी या इन ख्वाबों में भी कोई हकीकत छिपी है? लास्ट एपिसोड में आपने नैना और बीन की यारी देखी थी। क्या सपना, क्या सच, क्या हकीकत, क्या धोखा, ये सब आप देखेंगे नाचे नागिन गली गली के कुछ नए ट्विस्ट में। अब आगे नैना भारी सिर के साथ सुबह उठती है तो महावीर को अपने ठीक सामने पाती है। महावीर उसे भयंकर घूर घूर कर देख रहा था। नैना अपने बाप को ऐसे देख घबरा जाती है। बाबा, क्या हुआ? मेरी बीन कहाँ है? तुम जानती भी हो उसमें मेरी जिंदगी बची हुई है। कहाँ गिराई तुम उसे? मंजरी ने सही ही कहा था कि नैना अभी भी बच्ची ही है, पर मैं तुम्हें मेरा बेटा ही समझता था। नैना ने महावीर का ऐसा गुस्सा पहली बार देखा था और वो मंजरी से लिपट कर रोने लगी। महावीर क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। माँ, बाबा इतना गुस्सा क्यों हुए मुझ पर? वो बीन क्या मुझसे बड़ा हो गया क्या, जो आज बाबा ने मुझसे ऐसे बात की? नहीं मेरी नैना, वो बीन तेरे बाबा को उनके गुरु ने दिया था, तब से वो उसे अपनी जान से ज्यादा सुरक्षित रखते हैं। मुझे भी कभी हाथ नहीं लगाने देते जितना तुझे इस्तेमाल करने दिया है। एक सपेरे के लिए उसकी बीन कीमती तो होती ही है ना। और मंजरी की बात से नैना को थोड़ा समझ आता है। उसे बुरा लगता है कि उसकी लापरवाही की वजह से महावीर का बीन कहीं गुम गया। नैना खुद से बीन ढूंढने का फैसला करती है और बिना किसी को बताए नगर की गलियों में निकल जाती है। मगर इस बार नैना ने अपना चेहरा ढक लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। उस दिन वो पंडित का लड़का मुझे परेशान करने यहाँ आया था। हो ना हो बाबा का बीन उसी के पास होना चाहिए। और नैना साहिल को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक शिव मंदिर नजर आता है। शिव मंदिर के पीछे एक घर था जो बड़े पंडित का था। शायद ये घर ही उस छुचुंदर का होगा, मगर अगर मैं ऐसे सामने गई तो वो मुझे कभी अंदर नहीं जाने देगा। मुझे छिपकर अंदर जाना होगा। नैना पीछे के दरवाजे से छिपते हुए अंदर चली जाती है। तभी उसके कानों में जोरदार गानों की धुन सुनाई पड़ती है। ओफो, ये किस किस्म का संगीत है? कितना शोर है इस घर में, और ये आवाज कहाँ से आ रही है? नैना आवाज का पीछा करते हुए साहिल के कमरे तक चली जाती है। साहिल पसीने से लथपथ बिना शर्ट के वर्कआउट कर रहा था। नैना साहिल को ऐसे नाचता देख चौंक गई थी और अचानक साहिल नाचता हुआ नैना के पास आकर टकरा जाता है, जिससे नैना साहिल को बाहों में थाम लेती है। क्योंकि नैना का चेहरा ढका था तो साहिल उसे नहीं देख सकता था। दोनों की नजरें टकराती हैं और नैना अपना हाथ हटा लेती है, जिससे साहिल जमीन पर धम से गिरता है। ई, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई तो तब देगा ना जब ये भौंपा बंद करोगे। कपड़े पहनो और इसे बंद करो। साहिल बदन पर शर्ट डालकर म्यूजिक भी बंद कर देता है और नैना की ओर देखकर हंसता है। ये तुम हंस क्यों रहे हो? यूं चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरे ही कमरे में घुसकर मुझ पर ही रौब जमा रही हो। ऐसा तो बस बीवियां ही कर सकती हैं, और तुम मेरी बीवी तो नहीं हो नैना। कौन नैना? और तुम कैसे जानते हो कि मैं नैना हूँ? इतनी प्यारी हरे महासागर सी आंखें तो केवल सपेरे की बेटी की ही हो सकती है ना। क्या मेरी याद आ रही थी तुम्हें, जो बेचैन सी आज मेरे घर में ही आ गई? मुझे मेरे बाबा का बीन चाहिए। क्या मैं तुम्हें बीन चोर नजर आता हूँ, या मुझे ऐसा कोई शौक है? मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाग जरूर बन सकता हूँ। नैना साहिल की बात सुनकर झल्लाकर जाने लगती है। तभी वो म्यूजिक प्लेयर देखती है। बीन चोरी का शौक तो पता नहीं, पर तुम्हारा संगीत का शौक बहुत ही बेकार है। संगीत तो वो होता है कि कानों में मिश्री सा घुले, जिसकी हर ताल पर थिरक सकें। अच्छा जी, तो क्या वो ऐसा होता है? और साहिल तभी म्यूजिक प्लेयर पर बीन की धुन लगा देता है, जो कि नैना को बहुत ही पसंद थी, जिसकी ताल पे वो मगन होकर नाचना शुरू कर देती है। वो झूम झूम कर नाच रही थी और साहिल बस उसे देख रहा था। नाचते नाचते साहिल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसकी कमर पर अपना हाथ फेरता है। दोनों की गर्म सांसें एक दूजे में घुल रही थी। नैना नजरें उठाकर साहिल की ओर जैसे ही देखती है, साहिल उसकी नजरें चूम लेता है।
वो अगर बीवी की तरह तुम रोज ऐसे ही मेरे कमरे में आकर मुझे डांटने या धमकोगी तो लगेगा जैसे इस लोफर के जीने को मकसद मिल गया। नैना चौड़ी आंखों से साहिल को देख रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध, प्यार, शर्म सब मिक्स सा नजर आ रहा था। वो बिना कुछ बोले ही घर से बाहर जाने लगती है। साहिल जाती हुई नैना को पलटकर देख रहा था, पर नैना जैसे ही पलटती है वहाँ साहिल था ही नहीं। वो बीन अगर मुझे नहीं मिला तो मैं बाबा का दुख कैसे कम कर सकूंगी। मुझे उन्हें वो बीन ढूंढकर लौटाना ही होगा। हे शिव शंभू, ये मेरे हाथों से आखिर कैसा अनर्थ हो गया। नैना फिर से अपना चेहरा कपड़े से ढक लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे बड़े शिव मंदिर के अंधेरे कमरे से उसी बीन की धुन आती है। जैसे ही धुन नैना के कानों में पड़ती है, नैना पलटकर देखती है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। क्या ये मेरा वहम है? और जैसे जैसे वो चलती है, बीन की धुन और तेज आने लगती है, जिससे नैना उस धुन पर गलियों में नाचती घूमती है। सब उसके बलखाते बदन को देख खुश हो रहे थे, मगर थोड़ी देर आगे चलने पर वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे उसका पीछा कर रहे हैं। नैना ये देख घबरा जाती है। मैंने तो चेहरा भी ढका हुआ है, तो ये सब मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? नैना नाचना रोक भागना शुरू कर देती है, मगर अब भी बहुत से बच्चे उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गए थे। मगर नैना बचते बचाते नदी के पास आती है। हाँ, बाबा सही कहते हैं, नगर के लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ देर नदी के पास बैठकर सुस्ता लेती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। और नैना जैसे ही नदी के पास जाती है, उसकी तो दुनिया ही पलट जाती है। नदी के पानी में नैना की परछाई थी, जिसमें नैना का आधा शरीर नागिन का था। वो खुद को देख घबरा कर पसीना पसीना हो जाती है। अरे देख देख, वो रही नागिन, पकड़ लो इसे, फिर बड़े वाले पेड़ पर लटकाकर सब पत्थर मारेंगे। हाँ हाँ, पकड़ लो। और सब पत्थर उठाकर नैना को मारते हैं। बेचारी के शरीर पर खूब चोटें आती हैं। सब खूनम खून हो गया था। मंदिर के उस अंधेरे कमरे से बीन की आवाज अभी तक आ रही थी। नैना, बहुत हुआ तेरा गली गली नाचना, अब तो तेरे अंदर की नागिन नाचेगी। नाचे नागिन गली गली। नैना दर्द से रो रही थी, मगर फिर भी उन बच्चों ने पत्थर मारना नहीं रोका। तभी नदी के सामने लगे उस विशालकाय पेड़ के अंदर से जोर से आवाज आती है। ठहरो, ठहर जाओ सबके सब। और उस आवाज के बाद गर्जना होती है और पेड़ के अंदर से एक काले नाग की परछाई बाहर आती है। दूर हटो नागिन से। नाग की परछाई देख बच्चे डर जाते हैं और उस पर भी पत्थर फेंकते हैं, मगर नाग अपनी शक्तियों से सारे पत्थर घुमाकर बच्चों पर फेंकता है, जिससे वो डर कर भाग जाते हैं। और नाग नैना के पास आता है। नागिना, सब ठीक हो जाएगा। वो नागिन को गोद में उठाता है और उस पेड़ के नीचे ले जाकर रख देता है। कुछ देर बाद नैना को होश आता है और वो हड़बड़ा कर उठती है तो खुद को फिर से अपने ही घर के बिस्तर पर पाती है। मैं फिर से यहाँ कैसे पहुंची? आह, मेरा सर, क्या मैं कोई सपना देख रही थी? नैना चादर हटाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नागिन की पूंछ नहीं थी, ना ही उसके शरीर पर कोई चोटें थी। ये सब क्या हो रहा है मुझे? और वो मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज, और वो नाग, नगीना। कौन है नगीना? क्या मैं नाच नाच कर पागल हो गई हूँ, या ये सब बस एक ख्वाब है? मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी, इसका बस एक ही तरीका है। और अगले दिन नैना फिर से साहिल से मिलने जाती है, पर साहिल उसे जंगल के बीच रास्ते में ही मिल जाता है। नैना को देखते ही साहिल अपना हाथ बैग से बाहर निकालकर झट से बैग बंद करके उसे टांग लेता है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ना नहीं तो ना तो मैं क्यों घबराऊंगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं थोड़ी कुछ छिपा रहा हूँ कि मुझे घबराना पड़े, है ना? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। इतना तो बड़ा मैंने सवाल नहीं किया था जितना तुमने जवाब दिया। सब ठीक है ना लड़के? वो सच कहूँ नैना, आजकल मुझे सब कुछ बहुत हरा हरा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये हरी आंखें मेरी आंखों में समा गई हैं, जिससे मुझे हर समय ही समुद्र सा हरा दिख रहा है। नैना साहिल की बात सुन जोर जोर से हंसती है। नैना को हंसता देख साहिल बहुत ही खुश होता है। हंसती हुई अच्छी लगती हो तो हमेशा हंसते हुए ही रहा करो। इतनी परेशान क्यों रहती हो? वो मैं परेशान तो हूँ। वो साहिल, मुझे ये बताओ, क्या कल मैं तुम्हारे कमरे में आई थी? मुझे सपने और हकीकत में फर्क समझ नहीं आ रहा। लग रहा है सब एक ख्वाब सा है, और आँख खुली तो सब ओझल। तब तो सच यही है कि तुम कल सचमुच मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, पर शायद तुम्हें पूरा सच याद नहीं है। तुम ना केवल मुझसे मिली
बल्कि बोलो साहिल, बोलो। बल्कि क्या? साहिल नैना के करीब आकर उसकी कमर को कसकर पकड़ता है। कि तुम सिर्फ आई ही नहीं, बल्कि हम दोनों कल एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। ये सुन नैना शर्माकर साहिल को धक्का मारकर भाग जाती है। अरे सुनो तो आगे, फिर मैंने तुम्हें चूमा भी था। शर्मा गई पगली। चलो भाई, जिससे मिलने आए वो तो लौट गई, अब मैं भी घर जाता हूँ। और साहिल घर जाकर फटाफट अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपना बैग उतारता है और अलमारी के सामने खड़ा होकर बैग में हाथ डालकर जो सामान निकालता है वो एक बीन थी। साहिल बीन को अलमारी में रखकर मुस्कुराता है। तो यही चाहिए ना तुम्हें नैना, अब इसके जरिए ही मैं तुम्हें पालूंगा। अगर मैं कल सच में साहिल से मिली थी तो बाकी सब भी सच ही होगा। तो क्या मैं एक नागिन हूँ? और बाबा का बीन वो कहाँ है? सवाल काफी हैं और जवाब एक भी नहीं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि नैना अपनी पहचान को लेकर जूझ रही है, लड़ रही है, मगर क्या उसका ये जीवन किसी की साजिश है या किस्मत का कहर? जानने के लिए अब देखिए आगे। अगर बीन कहीं नहीं मिल रहा तो वो बीन आखिर गया किधर? और उधर साहिल अपने बैग में से एक बीन निकालकर अलमारी में रखकर मुस्कुराता है। परेशान नैना घर लौटती है तो वो अपने बाबा के साथ एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी को देखती है जिसके साथ महावीर बहुत डरा डरा बात कर रहा था। आदमी ने साधु वाले कपड़े पहने थे, माथा तिलक से भरा हुआ, दिखने में काफी गंभीर आदमी लग रहा था। ये बाबा के साथ कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे आसपास कभी नहीं देखा। नैना दोनों की छिपकर बातें सुनने लगी थी। बड़े पंडित, आपको यहाँ आने की जरूरत कहाँ थी? आप बुलाते मैं खुद वहाँ आ जाता। सपेरों का मेरे इलाके में आना मना है, इसीलिए मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा। मैं जान गया कि तू वो चीज संभाल कर नहीं रख सका। नहीं बड़े पंडित, मैं वो जल्दी ही ढूंढ लूंगा। लगता है शायद कहीं रखकर भूल गया हूँ। नैना ये सारी बातें सुन रही थी। अजीब बात है, बाबा ऐसे तो किसी से भी बात नहीं करते। इस समय मेरी हर उलझन में मुझे बस एक ही इंसान याद आ रहा है और वो है साहिल। बड़े पंडित के जाने के बाद नैना चुपके से घर के बाहर निकलने लगी और तभी मंजरी उसे देख लेती है। कहाँ जा रही है मेरी नयन प्रिया इतनी धूप में? वो माँ, थोड़ी सी नगर की रौनक ही देखाऊं। जब से बाबा का बीन गायब हुआ है उस वजह से घर से तो रौनक ही चली गई है। अब तो बाहर ही हो आती हूँ। ये बोल नैना तो पतली गली से निकल गई थी। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे कभी कभी तो मुझे इस पागल की फिक्र होती है। कुछ ही दिन में 18 बरस की हो जाएगी और बेटी का जवान होना यानी माँ बाप की चिंता बढ़ना। पता नहीं भोले ने इसके भाग्य में क्या ही लिखा है। महावीर मंजरी की बात सुन सहम गया था। वो जाकर दरवाजा बंद कर देता है। नैना 18 बरस की होने वाली है, यानी कि इसे भी शायद सच पता चल गया होगा, नहीं तो आगे पता चल ही जाएगा। मुझे नैना से बात करनी ही होगी कि वो एक नागिन है। नैना नगर की ओर जाते हुए उस पंडित का पीछा करती है कि तभी वो पंडित तो साहिल के घर में घुस जाता है। पिताजी लौट आए आप? इस बार बड़ी लंबी छुट्टियां बिता कर आए हैं। बेटा, हम संस्कृति के रखवालों की तो कैसी छुट्टियां, काम तो यहाँ भी था और वहाँ भी था। चल मैं आराम करके बात करता हूँ। पिताजी, इसका मतलब क्या साहिल का भी मेरे बाबा से कोई संबंध है क्या? ये बातें तो परत दर परत रहस्य सी बनती जा रही हैं। पहले मेरे शरीर पर वो अजीब सी पूंछ का आ जाना, फिर बाबा की बीन का गुमना, और फिर वो सपने, वो आवाजें, साहिल, और अब ये पंडित। आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? तभी साहिल नैना के सामने आ खड़ा होता है। अरे वाह, आज तो बिना नकाब के ही मेरे घर तक आ गए तुम। वैसे तुमको नकाब की क्या जरूरत? ऐसी झील सी आंखें तो यहाँ किसी और की है भी नहीं। साहिल नैना का हाथ थामकर उसे कमरे में बैठाता है। क्या तुम सबसे ऐसे ही बातें करते हो? कर लेता अगर सबके लिए मेरा दिल यूं ही धड़कता तो। जो झटका मुझे तुम्हारा हाथ थामने से लगता है वो सबकी छुअन से नहीं लगता। जितना नरम तुम्हारी कमर का स्पर्श है उससे मुलायम कुछ भी नहीं। नैना, तुम मेरे मन के नैन में आ बसी हो। और साहिल नैना को अपने सीने से लगा लेता है। नैना भी साहिल की बाजुओं में पिघल ही गई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने साहिल के पिता बड़े पंडित खड़े होते हैं, जिन्हें देख दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये मेरे घर में क्या रंगरलियां चल रही हैं? बाबा नहीं, ये रंगरलियां नहीं है। मैं सच में नैना से बेहद प्यार करता हूँ और हमारा ये प्यार एकदम पवित्र है, आपके भगवान जितना। ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है लड़की? क्या तुम भी इससे प्यार करती हो? नैना मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है।
ये जान पंडित को जोरदार क्रोध आता है और वो दरवाजा बजाकर बाहर चला जाता है। नैना तुम यहीं रुको, मैं बाबा से बात करके आता हूँ। साहिल के जाने के बाद नैना साहिल के कमरे को देखने लगती है। तभी उसे अलमारी के पास कुछ घुंघरू पड़े मिलते हैं जो नैना की ही पायल के थे। अरे ये घुंघरू ये पक्का उसने तब उठाए होंगे जब मैं गली गली नाचती फिर रही थी। मेरा छुपा हुआ दीवाना, देखो तो और क्या क्या छिपाए हुए है वो। और नैना अलमारी खोलती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नैना देखती है कि साहिल की अलमारी में महावीर सपेरे का खोया हुआ बीन रखा हुआ था। ये देख नैना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसका मतलब साहिल ने ही बाबा का बीन चुराया था, मगर आखिर क्यों? और आखिर साहिल के बाबा मेरे बाबा से क्या चाहते हैं? मुझे पता करना ही होगा। कहीं मेरे परिवार को इस परिवार से कोई खतरा तो नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और पंडित और साहिल दोनों एक साथ कमरे में हंसते हुए आते हैं। अरे लड़की, जब मेरा बेटा ही इस रिश्ते के लिए राजी है तो मैं कौन होता हूँ बीच में कूदने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम सपेरे की बेटी हो। मैं खुद तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। शादी मेरी साहिल से, जिसका सच अभी 2 पल पहले ही मेरी नजरों के सामने आया है, उसके बारे में बिना जाने मैं कैसे शादी कर लूं? मगर नैना, सच जानने के लिए ही तो शादी करनी होगी। इसी बहाने मुझे बहुत से रहस्यों को पता करने का भी मौका मिलेगा। और पंडित की बात सुनकर नैना मुस्कुरा देती है और शर्मा कर दौड़कर वहां से बाहर आकर जंगल में चली जाती है। नैना की सांसें उफान ले ही रही। हे, ये नागिन नागिन क्या है? मेरा नाम नैना है, नैना। मेरे बाबा ने रखा था ये नाम, और मैं कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। मैं मेरे परिवार के पास ही रहूंगी। मैं किसी काले सांप के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। बाबा, वही बाबा जो असल में तुम्हारे बाबा है ही नहीं। परिवार? कौन सा परिवार? तुम एक नागिन हो और इंसान नागिनों का परिवार नहीं होते हैं। पागल नागिना मेरी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर विश्वास ना हो तो जाकर अपने बाबा से पूछकर देखना। और हाँ, मैं कोई काला सांप नहीं बल्कि तुम्हारा नाग कौशल हूँ। और नाग एक हट्टे कट्टे मानव रूप में बदल जाता है, जिसे देख नैना का मुंह खुला रह जाता है। 2 ही दिन में नैना की जिंदगी एकदम से पलट गई थी। कौन हो तुम? कौन मायावी हो तुम? सब भूल गई हो ना तुम? अपने कौशल को, इस नाग नागिन के गीत मिलन, इस प्रेम को भूल गई हो नागिना। मेरी मौत, ये वापसी, क्या तुम्हें अपने दुश्मन भी याद नहीं है? दुश्मन? मौत? नाग नागिन? कौशल नैना का चेहरा सहलाता है। सब जान जाओगी। मैं आऊंगा तुम्हें अपने संग लेने। नैना कौशल को देख घबरा कर भाग जाती है। उधर कौशल फिर से सांप बन पेड़ के बिल में घुस गया था और वहीं नैना भी नागिन से मानव रूप में आकर घर भाग गई थी। वो घर जाकर अपने बाबा से कुछ पूछती, मगर उससे पहले ही पंडित अपने बेटे साहिल के साथ महावीर के घर में बैठा हुआ था और सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अरे बड़े पंडित, आपका बेटा और इस गरीब सपेरे की बेटी का मिलन होना ही बड़ी बात है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। जब घर में पंडित भी है, बिटिया भी है, बेटा भी है, तो फिर शादी में देरी कैसी? मगर नैना 2 दिन बाद 18 की होगी। तो 2 दिन वो हमारे घर की बेटी बनकर रह लेगी बहन जी, उसके बाद बहू बन जाएगी। सब हंस रहे थे कि तभी नैना उठकर अचानक अंदर चली जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। अचानक साहिल आकर नैना को पीछे से थाम लेता है और अपनी गर्म सांसों से नैना का ईमान डोलाने लगता है। नैना, क्या तुम्हारी धड़कनें नहीं बढ़ती मेरे करीब आने से? बढ़ती है। बढ़ती है साहिल। जब से बाबा की बीन तुम्हारे पास देखी है, बस धड़कन ही तो बढ़ रही है। मगर अब जल्द ही मैं सब जानकर ऐसा ठीक करूंगी कि फिर कोई मेरे परिवार तक नहीं आ पाएगा। मगर नैना इतना मन मजबूत करने पर भी साहिल के छूने से पिघल रही थी। इतनी गर्म सांसें, कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिल कोई मायावी बहरूपिया है? हे शिव शंभू, मैं खुद की बलि देने तो जा रही हूँ, मगर मुझे शक्ति देना। तभी साहिल की नजर नैना के हाथों पर गिरती है, जिन पर नागिन की परछाई कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। नैना, तुम्हारा ये हाथ ये ऐसे क्यों हो रहा है? वो मेरा हाथ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है ये धूप गिरने से ऐसी आकृति बनकर आ रही है। साहिल नैना का माथा चूमता है। घबराओ नहीं, अगर तुम में ऐसी कोई छिपी हुई बीमारी भी हुई तो मैं दवाई की तरह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और पंडित और महावीर मिलकर नैना और साहिल की शादी करा देते हैं। नैना विदा होने लगती है। महावीर और मंजरी को रोता देख
नैना अपना सच उनसे पूछ भी नहीं सकी थी। नैना बहू बनकर साहिल के घर में आ जाती है। गली गली में नाचने वाली नागिन कम सपेरे की बेटी ज्यादा आज नगर के बड़े पंडित की बहू बन चुकी थी। साहिल नैना साथ में बहुत अच्छे और खुश लग रहे थे। थककर दोनों सो गए थे, मगर देर रात को साहिल की नींद खुलती है और वो दबे पांव उठकर अलमारी से बीन निकालता है और बाहर जाता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। साहिल के जाते ही नैना की भी आंख खुलती है और वो अनचाहे तरह से भी एक विशाल पूंछ वाली मानव नागिन में बदल जाती है। अचानक नैना के दरवाजे पर खटखट होती है। साहिल, साहिल बेटा दरवाजा खोल तो, मुझे कुछ काम है। चल बाहर आ, आवाज होगी तो बेचारी नैना जाग जाएगी। सीधी बच्ची है, काम काज से थक गई होगी। तू बाहर आ, वरना रुक, मैं ही अंदर आकर बैठ जाता हूँ। नैना पंडित की आवाज सुनकर घबरा जाती है। इस कहानी के रहस्य को जानने निकली नागिन नैना कहीं खुद तो किसी साजिश का शिकार नहीं हो रही है। पंडित तुरंत नैना के कमरे के दरवाजे को धक्का मारता है। अंदर नैना आधी नागिन बनी खड़ी थी। वो पंडित के अंदर आते ही बिस्तर में घुस जाती है, जिससे उसकी पूंछ तो छिप जाती है, मगर अरे बहू, माफ करना, वो मुझे साहिल से कुछ जरूरी बात करनी थी। और हाँ, तुम भी थोड़ी सावधान रहना। वो नगर के बच्चों ने आसपास एक नागिन देखी थी। कभी ऐसा ना हो कि खतरा हमारे आसपास ही मंडराता रहे और हमें खबर भी ना रहे। ये सुनकर नैना थोड़ा सा सक पका जाती है और पंडित वहाँ से चला जाता है। तभी नैना को साहिल का ख्याल आता है और वो खिड़की से बाहर निकल जंगल में चली जाती है। तभी वो देखती है कि साहिल उस विशाल पेड़ के पास पीठ करके खड़ा है। ये साहिल इतनी रात को आखिर यहाँ क्या कर रहा है? साहिल पलटता है तो उसके हाथ में वही बीन थी। साहिल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो तुम्हें हासिल करने का यही रास्ता है नैना? हासिल करने का रास्ता? यानी कि साहिल को शायद पता है कि मैं नागिन हूँ और नगर वालों की तरह वो भी मेरे पीछे पड़ा है। ये मैं कहाँ फंस गई? अगर मेरे बाबा मुझसे बात छिपाकर मुझे अंधेरे में नहीं रखते तो मैं कभी भी इस लड़के से शादी तो नहीं करती। और साहिल उस बीन को जुबान से लगाकर बजाना शुरू करता है। साहिल इतना मगन होकर धुन बजा रहा था कि उसकी धुन की पुकार सुनकर नैना साहिल के सामने जाकर खड़ी हो गई। नैना, तुम यहाँ इतनी रात को? नैना बिना कुछ बोले बस मदहोश होकर नाचना शुरू करती है। साहिल बीन बजा रहा था और नैना झूम झूम कर नाच रही थी। नाचते नाचते नैना साहिल के सामने ही नागिन में बदल जाती है और साहिल ये देख हैरान हो गया। लेकिन तभी नैना के चारों ओर घोर धुआं इकट्ठा हो जाता है और नैना के कानों में वही आवाज फिर से पड़ती है। नागिना, 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 तुम ठीक तो हो ना? देखते देखते पेड़ के अंदर से वही नाग बाहर निकलकर नैना के सामने आ खड़ा होता है। आखिर कौन हो तुम और ये सब करना क्या चाह रहे हो मेरे साथ? मैं सोचती थी कि तुम और साहिल मिले होंगे, पर आज तुम मुझे सच बताओगे। नागिना, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सच जान जाओ। नागिना, तुम एक शक्तिशाली नागिन हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पूर्ण शक्तियाँ तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ही प्राप्त होंगी। तब तक तुम एक इंसानी जीवन ही बिताओगी। ऐसा तुम्हारी माँ ने शिव शंभू से मांगा था। मेरी माँ ने? हाँ नागिना, तुम एक नागिन की बेटी हो, मगर तुम्हारे पिता इंसान थे, जिस कारण तुम्हारा अब तक का जीवन इंसानी खाल में रहा था। ये लालच से भरी मानवों की दुनिया में तुम सुरक्षित रहो, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म से पहले ही ये वरदान मांगा था कि उसकी बेटी नागिना की शक्तियाँ उसे 18वें जन्मदिन पर ही प्राप्त हो। तो फिर कहाँ गई मेरी माँ? जिस रात तुम्हारा जन्म होने वाला था, उस रात कुछ लालची काफिर नागमणि के लालच में तुम्हारे माँ बाबा के पीछे लग गए थे। नैना की नागिन माँ तेज बारिश में जंगल में अपने पति के साथ सिर छिपाने की जगह ढूंढने को इधर उधर भटक रही थी। बहुत दुख रहा है। बस थोड़ी देर, फिर ये दर्द शांत हो जाएगा। देखो, ढूंढो उनको, कहाँ गई वो नागिन? उसकी नागमणि इस बार कैसे भी करके हासिल करनी ही है, चाहे उसके लिए आज खून की नदियां ही क्यों ना बहा दूं। नागिन के भयंकर दर्द होता है और फिर जंगल में छोटी बच्ची के रोने की पुकारी गूंजने लगती है। अपना बीन निकाल, बीन जल्दी। नहीं, मुझे मत मारो, मेरी छोटी बच्ची। और देखते ही देखते वहाँ सचमुच खून की नदियां बहने लगी।
और कुछ देर बाद महावीर सपेरे के हाथ नागिन की बेटी लग गई। मगर इस पूरी कहानी में तुम कहाँ थे आखिर? मैं यही इसी पेड़ के नीचे कैद हूँ नागिना। मैं तुम्हारे पिछले जन्म का आशिक हूँ। क्या? पिछला जन्म? हाँ नागिना, पिछला जन्म। तुम मुझसे पहले भी इसी जगह मिलकर जुदा हो गई थी और तब से मैं यही इसी पेड़ के नीचे कैद हूँ। कौन हो तुम और मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रही? नागिना, मैं तुम्हारा वरुण हूँ, नाग वरुण। और नाग का नाम सुनते ही नैना को अपने बीते कल की सब बातें याद आ जाती हैं। वरुण! पिछले जन्म में नैना जब नागिन थी और वरुण नागिन का नाग था तो दोनों में खूब प्रेम था, मगर किसी को वो प्रेम रास नहीं आया और नागिन की हत्या हो गई। मगर वही नागिन के पास एक और लाश थी जो थी उसके नाग वरुण की। नैना की आंख में आंसू थे। वो अपने नाग को सामने खड़ा देख खुद पर से काबू खो देती है और जोर से भागते हुए उसके जैसे ही गले लगती है। नाग मानव रूप से तुरंत सर्प रूप में बदल जाता है। ठहरो नागिना, ये हमारे मिलन की बेला नहीं है। अभी मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हूँ। मेरी मुक्ति के लिए तुमको पूरी कहानी खुद जाननी होगी। आखिर मुझे किसने मारा था? मगर ध्यान रहे, जो दिखता है वो होता नहीं है। जिन्हें तुम अपना मान रही हो, शायद वही लोग तुम्हें चोट देने वाले हैं। सतर्क रहना मेरी नागिना। ये कहकर नाग फिर से पेड़ में छिप जाता है और वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है, साहिल नैना को वहाँ खड़ा देखता है। नैना, हटो वहाँ से। यहाँ मैंने अभी एक नागिन देखी थी। शायद वो नागिन इसी बीन की धुन से बाहर आई है। साहिल नैना की फिक्र करता हुआ उसे गले लगाता है। हाँ, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि नगर में कोई नागिन भटक रही है। शायद किसी बदले की तलाश में है वो। बदला? प्यार करने वाली दुनिया में आज भी लोग बदला लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पर मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए। क्यों, क्या बोलती है? जंगल भी है और हसीन मौसम भी। थोड़ा मदहोश हो जाया जाए। और नैना साहिल के स्पर्श मात्र से फिर से मदहोश होने ही वाली थी कि तभी फिर से उसके कानों में वही आवाज पड़ती है। नागिना, सतर्क रहना। 1 मिनट साहिल, ये बीन, ये तुम्हारे पास? ये सवाल सुनते ही साहिल के चेहरे का रंग उतर जाता है और वो बार बार पूछने पर भी जब नैना के सवाल का जवाब नहीं देता है तो नैना उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। ओह, अब मैं समझी। ये बीन सब तुम्हारी चाल थी मेरा फायदा उठाने की। वैसे तुम्हारा सच तो मैं इस शादी से पहले ही जान गई थी मक्कार साहिल, मगर मैं भी तुम्हारा असली शातिर चेहरा देखना चाह रही थी। मेरे ही बाबा की बीन चुराकर बहाने बहाने से मेरे बार बार नजदीक आते रहे। अच्छा खेल खेला तुमने। और कौन से काले कर्म किए हैं बीते कल में, बताओ? उसके लिए भी मुंह खोल दो। नैना के कड़वे बाण जैसे तीर साहिल के प्यार भरे दिल में चुभते जा रहे थे। क्या कहा? तुमने मुझसे शादी इस वजह से की थी कि इस बीन का सच जान सको? तो सुनो, ये तुम्हारे बाबा की बीन नहीं है। ये बीन तो मैंने खास बनवाई थी, वैसी ही जैसी बीन पर तुम नाचती थी। तुम्हें नाचता देख मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, मगर नोक झोंक में भी मजा आ रहा था। और फिर साहिल बीन को पाकर बहुत खुश होता है। अब मैं भी ये बीन बजाना सीखकर नैना के काबिल हो जाऊंगा। और देखना नैना, एक दिन तुम मेरी बीन की धुन पर भी दिल खोलकर झूमोगी। आज तुमको थिरकता देखा तो लगा कि चलो, आखिर तुम्हारे प्यार में बीन बजाना आ गया। अब एक सपेरा तुम मुझ में भी देख सकोगी। लेकिन मैं गलत था जो इतनी चालाकी नहीं करना जानता। तुम जीत गई नैना। ये रिश्ता बस एक समझौता ही रहेगा। ये रहा मैं जुल्मी तुम्हारे सामने। कर लो मेरे हर पाप का हिसाब। अब मुझे कुछ और नहीं कहना। और साहिल रोता हुआ बीन जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। नैना कुछ और कह पाती कि उससे पहले ही साहिल वहाँ से चला गया। नैना ध्यान से टूटे हुए बीन को देखती है और नहीं, ये बाबा की बीन नहीं है। इसकी लकड़ी अलग प्रकार की है। इसका मतलब साहिल एकदम सच कह रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? शिवजी एक सच्चे लड़के पर शक किया, पर मैं एक नागिन हूँ और एक नागिन साहिल की साथी कैसे हो सकती है? इसलिए हमारा अलग होना ही बेहतर है। यही नियति चाहती है। अगले दिन सुबह होती है और महावीर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो चौखट पर नैना को सोता पाता है। नैना को ऐसे सोता देख महावीर घबरा जाता है। नैना बिटिया, ये तू ऐसे बाहर क्या कर रही है? उठ। आज मेरा जन्मदिन है ना बाबा। आज के दिन सबसे पहले आप दोनों की ही सूरत देखना चाहती थी, इसीलिए मैं आ गई।
महावीर और मंजरी उसे सीने से लगाते हैं, पर महावीर के चेहरे पर अलग ही चिंता थी। उधर साहिल भी नैना के बिना बेचैन हो उठा था। बहू मायके कब गई? कल रात तो मैंने उससे बात की थी। बाबा वो आज उसका जन्मदिन है तो सुबह ही चली गई थी। आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए खास धुन सीखी थी मेरी नैना। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? उधर नैना भी नाग से ज्यादा साहिल के ख्याल में ही डूबी थी, पर अभी भी बहुत सी चीजें थी जो नैना को जाननी थी। शाम के समय में मंजरी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे बर्तनों के पास एक विशाल काला सांप दिखाई देता है। उसे देख मंजरी इतनी भयंकर डरती है कि उसके हाथ में जो आता है वही उठाकर सांप को मारने लगी, जिससे उसके फन पर चोट लगी और खून बहने लगा। अब मंजरी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और सांप की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी महावीर आकर मंजरी के हाथ से लकड़ी छीन लेता है। ए जी, ये सांप हमको मार डालेगा, इसको मारने दो, देखने से ही जहरीला लग रहा है। और अगर तुमने इसे आग लगाया तो तुम अपनी ही बेटी को मार दोगी मंजरी। हाँ मंजरी, ये सांप हमारी ही बेटी नैना है। नैना ये सुनते ही मानव रूप में आ जाती है और उसके सर से खून टपक रहा था। मंजरी को कुछ समझ नहीं आता। तो आप सब जानते थे? हाँ, मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक नागिन हो नैना। मैं एक सपेरा हूँ। सपेरा नागिन को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। मैं जानता था कि 18वें जन्मदिन पर तुमको तुम्हारी सब शक्तियाँ मिल जाएंगी। मगर आप ये सब कैसे जानते थे? आखिर कौन है आप? और नैना होश में आकर आधी नागिन में बदल जाती है। ये सब आखिर क्या माजरा है? कोई मुझे समझाएगा? नागिन, सपेरा। महावीर और नैना मंजरी की बात का जवाब देते कि तभी पीछे से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है और सब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ साहिल खड़ा होता है, जिसके हाथ में गुलाब थे और जमीन पर नैना के जन्मदिन का केक गिरा पड़ा था। हैरान परेशान साहिल के सामने उसकी पत्नी एक नागिन रूप में खड़ी थी। अब देखिए, क्या पता चल सकेगा नैना को उसके नागिन होने की असली कहानी, और कौन है वरुण नाग और नागिन का कातिल। साहिल अपनी नैना का असली रूप देखकर सकपकासा गया था। तुम एक नागिन हो नैना? साहिल रुको, मेरी बात सुनो। मुझे भी अभी पता चला है कि मैं एक नागिन हूँ। मैंने सोचा कि शायद हमारे दरमियान उस बीन की वजह से अगर झगड़ा हुआ तो क्या हुआ। प्यार की वजह भी तो वही बीन था, लेकिन असल में छल तो तुमने किया है मेरे साथ। इतना बड़ा छल। बाबा को अगर पता चला कि उनकी बहू एक नागिन है तो। तभी अचानक से नैना के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल आकर गिरता है, जिसमें नैना कैद हो जाती है और साहिल के ऊपर हमला होता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद साहिल और नैना दोनों की आंख खुलती है तो वो देखता है कि साहिल के हाथ तो जंगल में उसी बड़े पेड़ से बंधे हुए हैं और नैना अपनी नागिन रूप से पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। नैना दर्द से करा रही थी। पानी, पानी, पानी। नैना की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके प्यार की शक्ति ने उसे अभी भी जिंदा रखा था। नैना के कानों में वरुण की आवाज लगातार पड़ रही थी। नागिना, उठो नागिना, अभी तुम्हें लड़ना है, अपने नाग की मौत का बदला लेना है। उठो नागिना, नागिना, होश में आओ नागिना, नागिना। और तभी नैना होश में आकर सामने देखती है तो उसकी माँ, बाबा, महावीर और मंजरी खड़े थे। माँ, बाबा, तो आपने ये सब किया, मगर आखिर क्यों? मैं तो आप ही की औलाद हूँ ना। जन्म न दिया हो पर पाला तो आपने ही है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? पर महावीर के कानों पर एक भी जून नहीं रेंगती है और वो हाथ में खंजर लेकर बस नैना की ओर बढ़ता जा रहा था। मंजरी ने भी औलाद के गम से मुंह फेर लिया था और महावीर ने नैना के पास जाकर उस पर खंजर से जोरदार वार किया। बाबा! और नैना जमीन पर गिरती है। नैना के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। महावीर ने खंजर के वार से नैना की रस्सी काट दी थी। महावीर रोता हुआ नैना के आगे हाथ जोड़ता है। माफ कर देना मेरी बच्ची, बस अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मंजरी, मैंने जो पाप बरसों पहले किया था वो मुझे सोने भी नहीं देता है। ए जी, ऐसा क्या किया था आपने? बोलो जी, मेरा मन बैठा जा रहा है। बोलो बाबा, कहीं आपने ही तो नहीं मारा था मेरे माँ बाबा को, और कहीं मेरे पिछले जन्म से आपका तो वास्ता नहीं? महावीर ये सुनकर हैरान था। वो जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसके सर पर जोरदार हमला होता है और महावीर वहीं बेहोश हो जाता है।
तभी वहाँ साहिल का पिता पंडित आ जाता है। अपने ही परिवार के साथ ऐसा छल कर रहा था ये सपेरा। आओ बच्चों, घर चलो। तभी पंडित की नजर नैना की नागिन पूंछ पर पड़ती है। एक मिनट, आप सब मुझे छली कहे उससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि मुझे ये नागिन शक्तियाँ मेरे 18वें जन्मदिन पर ही मिली हैं। मैंने सच में कोई छल नहीं किया है। साहिल, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मेरा ये असाधारण सच और वरुण का प्यार मुझे अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब तुम भी तुम्हारी माँ की तरह शक्तिशाली नागिन बन जाओगी। पर कोई बात नहीं बेटा, जैसी भी हो अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। आओ सब घर चलो। और पंडित साहिल को थामकर उसे घर ले जाने लगता है। एक मिनट पिताजी, मैंने तो आपको बताया नहीं कि मेरी माँ एक नागिन थी, तो फिर आप ये कैसे जानते हैं? नैना की बात पर साहिल, मंजरी सब पंडित को घूरने लगे। तभी महावीर को भी होश आ गया था। वो मैंने तो बस अनुमान लगाया था। छोड़ो भी, बहुत हुआ ये नाटक। और पंडित चुटकी बजाता है जिससे उसके चारों ओर काला धुआं फैल जाता है और पंडित एक काली शक्तियों वाले तांत्रिक में बदल जाता है, जिसे देख सबकी आंखें फटी रह गई थी। मैं हूँ सम्राट तांत्रिक, काली शक्तियों का सम्राट। इस पवित्र लिबास में कैद होकर तो मेरा दम ही घुटने लगा था। बाबा, इसका मतलब मैं किसी पंडित का नहीं, तांत्रिक का बेटा हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा है? पत्नी से लेकर पिता, मुझे कोई भी सामान्य क्यों नहीं मिला? अबे चुप, यूं जनानियों की तरह रोना मत शुरू कर। तू पंडित तो क्या, तांत्रिक की भी औलाद नहीं है। सड़क से उठाया था तुझे, सड़क से, ताकि ये सब ढोंगी परिवार बना सकूं। साहिल ये सुन लड़खड़ा जाता है। तभी नैना साहिल को संभालती है और उसे पेड़ के सहारे लेटा देती है और नैना क्रोध में विशाल नागिन बन जाती है। लेकिन वहीं सम्राट तांत्रिक की काली शक्तियाँ जगा लेता है। जब तेरी माँ तुझे जन्म दे रही थी तो उस रात मैं ही तेरी माँ के पीछे पड़ा था, क्योंकि मुझे चाहिए थी नागमणि। महावीर सपेरा मेरे लिए ही काम करता था और मेरे लिए नागिन का पता लगाता था, मगर सब सांप साधारण थे। लेकिन एक दिन महावीर ने मुझे बताया, बाबा जंगल में एक नागिन रोज रात में बाहर निकलती है, मगर उसका प्रेम एक मानव से है और वो गर्भ से भी है। शाबाश, आज तूने अच्छा काम किया महावीर। आज घर जाते हुए मुझसे तोहफा लेते जाना, मगर आज रात उससे पहले तुझे तेरे इस चमत्कारी बीन से उस नागिन को वश में करना होगा। फिर नागिन की मुंडी मेरी जूती और मैं उसे कुचल दूंगा। फिर नागमणि मेरी। और तांत्रिक महावीर को जंगल में छिपने का आदेश देता है। उस रात घोर तूफान आया था। तब महावीर देखता है कि नागिन दर्द में कराहती हुई अपने साथी के साथ उसी ओर जा रही थी जहाँ तांत्रिक था। बाबा तो लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि नागिन माँ बनने वाली है वो भी नहीं देख पा रहे हैं। मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। और सपेरा नागिन के सामने खड़ा हो जाता है। बहन, वहाँ न जाओ, वहाँ खतरा है। एक तांत्रिक तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। उसने मुझे तुम्हें पकड़ने को ही भेजा है। मगर औलाद का एहसास कितना सुंदर होता है, इसका सुख मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ। मेरे कोई औलाद नहीं है, तुम अपने बच्चे की जान बचा लो बहन। और नागिन अपने साथी के साथ तूफान को चीरते हुए उस विशाल पेड़ के नीचे आकर नैना को जन्म देती है। मगर कुछ देर बाद तांत्रिक उन दोनों को ढूंढ लेता है और दर्द में तड़प रही नागिन और उसके मानव साथी को मार डालता है। लेकिन नागिन उसे नागमणि नहीं देती है। और ये गद्दार इस सांप की बच्ची को तो घर ले आया, लेकिन नागिन से नागमणि नहीं हासिल कर सका। जब मैं तेरी माँ को मार रहा था तब भी उसने नागमणि देने से मना कर दिया, पर आज ऐसा नहीं होगा। अपनों की पहचान करना नागिना और दुश्मन का सर्वनाश कर। नैना ये बात सुनकर इतनी क्रोध में आती है कि तांत्रिक पर खूब हमला करती है। बदले में तांत्रिक भी हमला करता है और नैना कमजोर पड़ती हुई जमीन पर आ गिरती है। पर कमजोर नागिन का साथ देने वरुण प्रकट होता है। नाग वरुण की आत्मा अपनी नागिन का हाथ थामती है और तांत्रिक पर मिलकर हमला करती है। तांत्रिक जैसे ही वरुण को देखता है चौंक जाता है। क्यों हैरान क्यों हो रहा है? कर्म तो पीछा करेंगे ही दुष्ट, और कर्म का फल चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना ही पड़ा। ये सुन नैना वरुण की ओर देखती है और वरुण साहिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पिछले जन्म में भी इस तांत्रिक ने ऐसा ही किया था। वरुण और नागिन की हंसती खेलती दुनिया को जिसकी नजर लगी थी वो तांत्रिक सम्राट ही था।
जिसने काली शक्ति की दुनिया में नया नया कदम रखा था। जवानी के जोश में भरपूर तांत्रिक शॉर्टकट से ताकतवर होना चाहता था। ओ, नाग नागिन का जोड़ा। अगर मैं इसे काबू में करके नागमणि छीन लूं, तो दुनिया मेरे आगे झुकेगी। और जब नाग नागिन इसी विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे, तो उसी समय हमला करके तांत्रिक ने दोनों की जान ले ली। मगर नियति को तो बदला ही मंजूर था और वरुण की आत्मा पेड़ की जड़ में समा गई और नागिन नैना के रूप में नया जन्म लेकर पेड़ की खोल में आ गई। नागिना, संसार में खुद को कायम रखने के लिए मैंने इस जन्म में मानव रूप लिया। हाँ नागिना, साहिल मेरा ही पुनर्जन्म है, इसीलिए तुम साहिल के करीब खींची चली जाती थी। ये सुन साहिल नैना से लिपटने के लिए दौड़ता है, मगर नैना का ध्यान जैसे ही भटकता है, तांत्रिक इस बात का फायदा उठाकर पीछे से नैना पर हमला कर देता है। ये देख साहिल पास पड़ी पैनी लकड़ी उठाकर तांत्रिक के अंदर घुसा देता है, जिससे तांत्रिक के प्राण निकलने लगते हैं। तांत्रिक साहिल का चेहरा सहलाता है। बेटा, ये तूने क्या किया? मत बोल मुझे बेटा, दुष्ट, कातिल, पापी, पाखंडी इंसान। मैंने तो बस तेरे इस नाटक का अंत कर दिया है। आज मैं जाना कि तूने बाप होते हुए भी मुझे कभी प्यार देने की बजाय हमेशा डरा कर क्यों रखा। और एक नैना के माँ बाबा हैं जो सगे ना होकर भी उसे दिल से लगा कर रखते हैं। तांत्रिक अफसोस करता हुआ चीख चीख कर वहीं मर जाता है। साहिल और नैना एक दूसरे के गले लगते हैं। महावीर और मंजरी भी दोनों के करीब आते हैं और नैना महावीर के सीने से लग जाती है। माफ करना माँ बाबा, ना मैं अपना सच बचा पाई थी, ना मेरी माँ की कहानी का। पर सच तो यही है कि आप ही है मेरा असली परिवार। लालच से ऊपर उठकर बाबा ने मुझे अपनी औलाद माना, वही मेरा सच है, बाकी सब झूठ। एक मिनट, मगर फिर भी वो नागमणि है कहाँ? मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो शक्तियाँ ही आज मिली है। और सब एक साथ महावीर की ओर देखते हैं। महावीर हंसता हुआ जमीन पे पड़े अपने झोले से अपनी खोई हुई बीन निकालता है। बाबा, पर ये तो खो गई थी ना? नहीं बेटा, माफ करना, मुझे इसके खोने का नाटक करना पड़ा, वरना वो तांत्रिक मुझ पर शक कर बैठता। मैंने ही इसे तेरी नजर से बचाकर छिपा दिया था। बहुत शैतान है आप। और महावीर बीन को जमीन पर जोर से गिराता है, जिससे वो टूट जाती है और उसमें से चमचमाती नागमणि निकलती है। सब चौंक गए थे, पर सब हंसने लगे। लो बेटा, ये तुम्हारी अमानत है। और नैना नागमणि को जीभ पर रखकर निगल लेती है। सब बहुत खुश थे और महावीर मंजरी ने नैना और साहिल की शादी करा दी और इस तरह वरुण और नागिन का भी मिलन हो ही गया। ऐसे ही नागिनों की दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जो लगे अपनी सी पर हो सपने सी, देखने के लिए जुड़े रहिए एनिम स्टोरीज के साथ। थैंक्स फॉर